क्या होगा अगर कोई ये कहे कि हर रोज सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल अनजान सी चीज बदलने से 1 साल के अंदर नतीजे लगभग 38 गुना बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने में ये किसी जादू या झूठे वादे जैसा लगता है ना? पर आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी जादू के पीछे के ठोस गणित और मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। एकदम सही। और इसके लिए हमने जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को अपनी इस चर्चा का आधार बनाया है। सही कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही है कि हम सुनने वालों को ये समझा सकें कि कैसे लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव, मतलब जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा जाता है, वो एक विशाल परिणाम में बदल सकते हैं। क्योंकि अक्सर दुनिया में लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए, चाहे वो वजन घटाना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या फिर बस अपनी सेहत सुधारनी हो, हाँ, तो लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन स्रोतों को पढ़ने के बाद मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस सच्चाई को मानना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा बड़े और तुरंत दिखने वाले बदलावों को अहमियत देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बुनियादी बात निकल कर आती है। आदतें असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बैंक अकाउंट्स में होता है? बिल्कुल वही। जिस तरह बैंक में रखे पैसे पर मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वक्त के साथ तेजी से गुना होता है, ठीक उसी तरह हमारी आदतों का असर भी मल्टीप्लाई होता है। शुरुआत में शायद ये बिल्कुल ना के बराबर लगे। हाँ, जैसे अगर कोई एक दिन जिम चला जाए या एक दिन हरा साग खा ले तो आईना कुछ नया नहीं दिखाता। बाद इन्हीं छोटे फैसलों का असर इतना विशाल होता है जिसका अंदाजा लगाना आमतौर पर नामुमकिन सा लगता है। तो इस 1% वाले गणित को थोड़ा खोलते हैं। लेखक ने जो 1% बेहतर होने का मैथ समझाया है वो हैरान करने वाला है। हाँ, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंत में वो 37.78 गुना बेहतर हो जाएगा। अरे बाप रे, मतलब रोज का एक बहुत ही मामूली सा सुधार इंसान को साल भर में लगभग 38 गुना आगे ले जाता है। पर इसका उल्टा भी तो उतना ही सच होगा ना? एकदम सच है। अगर कोई हर दिन 1% खराब होता है या कोई छोटी सी बुरी आदत दोहराता है तो साल के अंत में उसका स्तर गिरकर लगभग 0 यानी 0 के करीब आ जाएगा। ये सच में डराने वाली बात है। ये छोटी जीत या छोटी हार उस वक्त महसूस नहीं होती, पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ये गणित अपने आप में एक आईना है। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देखना चाहिए जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, वो डेव ब्रेल्सफोर्ड वाला किस्सा। एक समय था जब उनका प्रदर्शन दुनिया भर में बहुत ही मामूली माना जाता था। मामूली हालात इतनी खराब थी कि साइकिल बनाने वाली बड़ी कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल बेचने से कतराती थीं। अच्छा, ताकि उनका ब्रांड खराब न हो। हाँ। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की कमान संभाली। उन्होंने आते ही कोई एक बहुत बड़ा या क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया, बल्कि उनका पूरा फोकस एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स पर था। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यानी हर उस छोटी चीज में 1% सुधार ढूंढना जो साइकिलिंग से जुड़ी थी। और उन्होंने जो बदलाव किए वो सुनने में सच में बड़े अजीब लगते हैं, पर थे बहुत असरदार। उन्होंने मसाज जेल को बदल कर देखा कि किससे मसल्स जल्दी रिकवर होती हैं। राइडर्स के लिए सबसे सही तकिए और मैट्रेस का चुनाव किया गया ताकि उन्हें गहरी नींद आए। और यहाँ तक कि, और ये मेरी सबसे पसंदीदा डिटेल है, उन्होंने टीम के ट्रक के अंदर का फर्श बिल्कुल सफेद रंग से पेंट करवा दिया। सफेद फर्श? अब कोई सोचेगा कि ट्रक के अंदर का रंग सफेद करने से साइकिल चलाने की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? पर इसका मकसद था धूल के उन छोटे छोटे कणों को साफ देख पाना जो अंधेरे में छुपे रहते हैं। अगर वो धूल साइकिल्स के गियर्स में फंस जाए तो परफॉर्मेंस कुछ मिलीसेकंड्स कम हो सकती है। कमाल है, एक मिलीसेकंड बचाने की कोशिश। और इन छोटे लगभग अदृश्य बदलावों को जब एक साथ मिलाया गया तो नतीजा कैसा रहा? नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने लगभग 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। बाप रे। और उसके बाद टूर डे फ्रांस में भी तो उनका दबदबा रहा ना? हाँ, आगे आने वाले 6 सालों में उन्होंने 5 टूर डे फ्रांस खिताब अपने नाम किए। ये साइकिलिंग के इतिहास में सबसे सफल दौर माना जाता है। ये सच में प्रेरित करने वाला किस्सा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रातों रात मिला चमत्कार नहीं था। ये सिर्फ छोटे फैसलों का दोहराव था। इस पॉइंट को एक और नजरिए से समझाने के लिए हवाई जहाज का राउट का उदाहरण बहुत मजेदार है। हाँ, वो लॉस एंजलिस वाला हवाई जहाज। बिल्कुल। मान लीजिए एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ान भरता है। अगर पायलट टेक ऑफ के वक्त जहाज का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ यानी थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मोड़ देता है, जो कि रनवे पर शायद सिर्फ कुछ ही फीट का बदलाव होता है,
वही तो, जहाज के अंदर बैठे किसी भी मुसाफिर को इस बदलाव का एहसास तक नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जहाज हवा में आगे बढ़ेगा, ये छोटी सी तब्दीली सैकड़ों मील का फासला बन जाएगी। और नतीजा ये होगा कि जहाज न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। सही कहा। और यही हवाई जहाज का उदाहरण एक बहुत बड़े जीवन दर्शन को जन्म देता है। हमारी आज की स्थिति यानी हमारे करंट रिजल्ट्स उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी वर्तमान दिशा यानी करंट ट्रेजेक्टरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी आदतें और उनके परिणाम एक लैगिंग मेजर की तरह काम करते हैं। लैगिंग मेजर, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे किसी की नेटवर्थ उसकी फाइनेंशियल आदतों का लैगिंग मेजर है और वजन उसके खाने पीने की आदतों का। इंसानी दिमाग लैगिंग मेजर से थोड़ा चिढ़ता है क्योंकि हमें तुरंत फल देखने की आदत होती है। हाँ, अगर लगातार 3 दिन जिम जाके वजन कम नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है और जिम जाना छोड़ देते हैं। एकदम सही। लेकिन लेखक समझाते हैं कि परिणाम आने में वक्त लगता है। हम जो लगातार दोहराते हैं वही अंत में मिलता है। अगर ट्रैजेक्टरी सही है तो नतीजे खुद ब खुद सही मिलेंगे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आदत और दिशा बदलने की बात आती है तो लोग अक्सर गलत जगह से शुरुआत करते हैं। स्रोत में व्यवहार बदलाव के 3 स्तर बताए गए हैं। इसे एक प्याज की तरह सोचें जिसके 3 छिलके हैं। हाँ, 3 layers of behavior change। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है? सबसे बाहरी स्तर है आउटकम्स या परिणाम, यानी हम क्या पाते हैं, जैसे वजन घटाना या पैसे कमाना। उसके अंदर का स्तर है प्रोसेसेस या प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं, जैसे जिम जाने का नया रूटीन। और तीसरा सबसे गहरा और मूल स्तर है आइडेंटिटी या पहचान, यानी हम खुद के बारे में क्या मानते हैं, हमारी सेल्फ इमेज क्या है। और अक्सर गलती यही होती है कि लोग सबसे बाहरी स्तर से शुरुआत करते हैं, आउटकम बेस्ड आदत से। हाँ, वो आईना देखकर सोचते हैं मुझे पतला होना है, जबकि सही तरीका आइडेंटिटी बेस्ड आदत से शुरू करना है। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि क्या पाना है, बल्कि इस पर होना चाहिए कि किस तरह का इंसान बनना है। इसे समझने के लिए सिगरेट छोड़ने वाले 2 दोस्तों का उदाहरण लेते हैं जो स्रोत में लिखा है। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी में उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है। तो पहला व्यक्ति क्या कहता है? जब पहले व्यक्ति को सिगरेट मिलती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से देखने में ये जवाब बिल्कुल ठीक लगता है। हाँ, पर ध्यान से सोचे तो उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो जबरदस्ती कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी तरफ जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। बस यहाँ खेल पलट गया। उसकी पहचान बदल चुकी है। उसने उस पुराने रूप को पूरी तरह से मार दिया है। अब वो एक नॉन स्मोकर है। ये 2 मानसिकताएं जमीन और आसमान का अंतर पैदा करती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि मूल लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक रनर बनना है। क्योंकि लक्ष्य या आउटकम तो मिलने के बाद खत्म हो जाता है, पर पहचान उम्र भर रहती है। और जानते हैं आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। हाँ, पहला है एसेंटितास, जिसका मतलब है अस्तित्व या बीइंग, और दूसरा है आइडेंटिटम, जिसका मतलब है रिपीटेडली या बार बार। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारी पहचान असल में हमारा रिपीटेड बीइंगनेस या बार बार दोहराया गया अस्तित्व ही है। मतलब हम वही है जो हम बार बार करते हैं। अगर रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक किया जाता है तो उस एक छोटे से काम से एक व्यवस्थित इंसान होने की पहचान मजबूत होती है। हर एक छोटी आदत उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करती है। एक चुनाव की तरह। एक अकेले वोट से तो कोई चुनाव नहीं जीता जाता, पर जब लगातार हर रोज वोट्स पड़ते हैं तो एक नई पहचान बनने का सबूत जमा हो जाता है। ये वोटिंग वाली बात बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। और अब जब हमने दिशा और पहचान को समझ लिया है तो अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि ये सब होता कैसे है? एक आदत दिमाग के अंदर आखिर बनती कैसे है? और इसका जवाब छुपा है द हैबिट लूप में, यानी आदत के चक्कर में। इंसान का दिमाग हर आदत को 4 हिस्सों में बांटता है। पहला है क्यू यानी संकेत, दूसरा है क्रीविंग यानी लालसा, तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। इन चारों कड़ियों के आपस में जुड़ने से ही किसी व्यवहार का लूप पूरा होता है। हम इस 4 कदम के चक्कर को 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है प्रॉब्लम फेज, जिसमें संकेत और लालसा आते हैं। ये वो वक्त है जब दिमाग को एहसास होता है कि कुछ बदलना चाहिए। दूसरा हिस्सा है सॉल्यूशन फेज, जिसमें प्रतिक्रिया और इनाम आते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा दिमाग हमेशा इनाम ढूंढने वाला एक रेडार है। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रात का वक्त है
और कोई अंधेरे कमरे में कदम रखता है, यहाँ अंधेरा एक संकेत या क्यू बन जाता है। दिमाग तुरंत प्रॉब्लम पहचानता है और उसे रोशनी चाहिए। ये देख पाने की लालसा या क्रेविंग है। फिर प्रतिक्रिया में हाथ अपने आप आगे बढ़ता है और लाइट का स्विच ऑन किया जाता है। और अंत में इनाम ये मिलता है कि अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, बेचैनी खत्म हो गई। एक और उदाहरण जो रोज होता है वो है मोबाइल फोन का। जेब में फोन का वाइब्रेट होना एक संकेत है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये जानने की जो बेचैनी होती है वो लालसा है। फिर फोन उठाना, स्क्रीन खोलना और मैसेज पढ़ना प्रतिक्रिया है। और उस खबर को पढ़ लेने के बाद संतुष्टि मिलना इनाम है। ये पूरा चक्कर इतनी तेजी से घूमता है कि लोग बिना सोचे फोन उठा लेते हैं। और इस लूप की सबसे मजेदार बात यह है कि अगर इन चारों कड़ियों में से एक भी टूट जाए तो आदत आगे नहीं बढ़ती। हाँ, स्रोत में समझाया गया है कि अगर फोन पर संकेत ही ना आए तो आदत शुरू नहीं होगी। अगर लालसा कम हो तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर फोन दूसरे कमरे में हो यानी प्रतिक्रिया मुश्किल हो तो काम अधूरा रह जाएगा। और अगर इनाम ठीक ना हो तो दिमाग उस व्यवहार को दोहराने का इरादा छोड़ देगा। तो इस चक्कर को अच्छी तरह समझने के बाद अगर इसे अपनी रोज की जिंदगी में काबू करना हो तो लेखक ने एक फ्रेमवर्क पेश किया है। इसे द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा गया है। व्यवहार बदलाव के 4 नियम। अच्छी आदत अपनानी है तो इनका पालन करना पड़ता है। पहला नियम, संकेत के लिए इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, लालसा के लिए इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया के लिए इसे आसान बनाएं। और चौथा नियम, इनाम के लिए इसे संतोषजनक बनाएं। और किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए इसका पूरा उल्टा करना पड़ता है। संकेत को अदृश्य बना दें, लालसा को अनाकर्षक बनाएं, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं और इनाम को असंतोषजनक बनाएं। लेकिन इन चारों नियमों में से जो चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, इस पर बहुत गहरी चर्चा की गई है। दिमाग के काम करने के तरीके को देखें तो ये सबसे ताकतवर साबित होता है। हाँ, और इसी पर कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज आधारित है, जिसका मतलब है जिस काम के बाद तुरंत इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है और जिस काम के बाद तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। यहाँ पूरा खेल तुरंत यानी इमीडिएट शब्द का है। पुराने जमाने में इंसान को कल की चिंता नहीं होती थी। हमारा दिमाग आज और अभी मिलने वाले छोटे इनाम के पीछे भागता है। इस इमीडिएट सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए रिजलीज च्यूइंग गम का उदाहरण एकदम जबरदस्त है। हम सोच भी नहीं सकते कि आदत कैसे बनाई जाती है। हाँ, च्यूइंग गम 1800 के शुरुआत से ही मार्केट में थी, लेकिन लोग उसे खरीदते नहीं थे क्योंकि वो राल जैसी होती थी, बिल्कुल बेस्वाद। फिर रिगली ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने गम में स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर्स डाल दिए। जैसे ही लोगों ने उसे खाया उन्हें तुरंत मीठा स्वाद मिला। बस एक छोटी सी तुरंत मिलने वाली संतुष्टि ने रिगली को दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंग गम कंपनी बना दिया। और टूथपेस्ट की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। आज हम सब बिना मिंट वाले टूथपेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर सच्चाई ये है कि दांतों की सफाई और मिंट फ्लेवर का आपस में कोई टेक्निकल कनेक्शन नहीं है। मिंट फ्लेवर से दांत साइंटिफिकली ज्यादा साफ नहीं होते, लेकिन 1900 के शुरू में लोग ब्रश नहीं करते थे। फिर पेप्सोडेंट जैसी कंपनियों ने दिमाग लगाया। उन्होंने टूथपेस्ट में मिंट और झाग बनाने वाले केमिकल डाले, जिससे एक क्लीन माउथ वाली ठंडक महसूस होने लगी। ये ठंडक लोगों को एक तुरंत इनाम जैसी लगने लगी। लोगों ने अपने आप रोज ब्रश करना शुरू कर दिया ताकि वही ठंडक दोबारा महसूस हो। क्या किस्सा है यार। बिना उस मिंट के ठंडक के लोगों में ब्रश करने की आदत नहीं बन पा रही थी, पर एक तुरंत मिलने वाली संतुष्टि ने उसे जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो अगर इस पूरे चर्चा को यहाँ तक समेटा जाए तो हमने देखा कि 1% का चमत्कार कितना विशाल होता है। हमने समझा कि किसी काम के परिणाम पर ध्यान देने के बजाय अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को बदलने पर काम करना चाहिए। फिर हमने उस हैबिट लूप को देखा जो हर आदत की बुनियाद है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। और आखिर में 4 बुनियादी नियमों पर चर्चा की। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? नई आदत, नई पहचान। लेकिन इस सब के बावजूद स्रोत में एक ऐसी बात छुपी है जो हम सबको थोड़ा सा हैरान कर सकती है। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें, हमने अभी तक एक नई पहचान बनाने की ताकत की बात की, पर लेखक चेतावनी देते हैं कि जब कोई आदत और कोई आइडेंटिटी बहुत गहरी जुड़ जाती है तो वो एक ताकत होने के साथ साथ कभी-कभी एक श्राप भी बन सकती है। श्राप? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। नई पहचान तो सफलता की कुंजी थी, वो श्राप कैसे बन सकती है? होता ये है कि एक बार जब लोग किसी पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे किसी ने मान लिया कि मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूँ, तो उनके अंदर एक तरह का गुरूर पैदा होने लगता है। प्राइड आ जाता है। हाँ, और ये प्राइड उनकी कमजोरियों को छुपाने लगता है।
लोग उस नई पहचान के इतने गुलाम हो जाते हैं कि वो कुछ भी नया सीखने या अपने विचारों को बदलने से कतराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी नया विचार उनकी बनी बनाई आइडेंटिटी पर हमला है। बिल्कुल। स्रोत में इस पर एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी गई है, प्रोग्रेस रिक्वायर्स अनलर्निंग, यानी सच्ची प्रगति के लिए इंसान को पहले से सीखी हुई बातों को भुलाना आना चाहिए। जब आइडेंटिटी अहंकार बन जाए तो प्रोग्रेस रुक जाती है। वाकई ये बात सीधे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। पूरा सफर खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की मांग करता है। हमेशा नया सीखते रहना जरूरी है। तो आने वाले वक्त में जब लगातार कोशिश और छोटे बदलावों से एक नई पहचान बनेगी, तो क्या आगे चलकर वही नई पहचान और बेहतर बनने में रुकावट तो नहीं बन जाएगी? ये एक ऐसी गहरी बात है जिस पर अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन सारी बातों ने आदतों को देखने का एक नया नजरिया दिया है। जल्द ही मिलेंगे अगले डीप ड्राइव में एक और रोचक विषय के साथ।